18 साल तक मुझे पालने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे यह छोटी सी दुकान थमा दी और अपना पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना था कि एक इंसान के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और अब मुझे खुद के दम पर जीना होगा। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, पर जिस तरह वो मेरे छोटे भाई लिनयुन को लेकर जा रहे थे उसने मेरा दिल दुखा दिया। उन्होंने कहा कि मेरा भाई कमजोर है और उसे मार्शल आर्ट्स का योद्धा बनाने के लिए उन्हें उसे किसी खास जगह ले जाना होगा जहाँ उसे अच्छा मांस और जादुई पानी मिल सके। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास वो सब कुछ है जिससे मेरा भाई एक योद्धा बन सकता है। पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। उन्होंने मुझे बेकार और खानदान का कलंक कहा और वहां से चले गए। उन्हें लगा कि मैं एक मामूली इंसान हूं जो कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीख पाएगा, पर वो एक बहुत बड़ा सच नहीं जानते थे। 6 साल की उम्र में हुए उस हादसे ने मुझे योद्धाओं से भी बढ़कर एक ताकत दी थी और वो था मेरा अपना एक निजी जादुई स्पेस। इतने सालों से उस जादुई जगह में ताकत ही इकट्ठा हो रही थी और अब वहाँ खेती शुरू हो चुकी थी। तभी मेरे सामने एक नीली रोशनी चमकी। यह मेरा कुकिंग गॉड सिस्टम था। उसने मुझे बताया कि मेरी जादुई फसलें तैयार हैं और इनाम के तौर पर मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन कुकिंग स्किल दी गई है। बाहर की दुनिया नरक बनी हुई थी। आसमान से गिरते उल्कापिंडों और भयानक मॉन्स्टर्स के हमलों से पूरी इंसानियत खतरे में थी और यहाँ मेरा यह सिस्टम मुझ पर पाबंदियां लगा रहा था। इसने शर्त रखी थी कि मैं सिर्फ रात को दुकान खोल सकता हूँ और फिलहाल सिर्फ एक फ्राइड राइस बना सकता हूँ। मुझे लगा कि शायद मैं एक शेफ बनकर ही भूखा मर जाऊंगा। मेरी दुकान में जब वो पहली बार आई तो उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। रात का वक्त था और शायद उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। वो हैरान थी कि इस इलाके में अचानक ये पुरानी सी दिखने वाली छोटी सी दुकान कहाँ से आ गई। उसकी बॉडीगार्ड उसे समझा रही थी कि यहाँ खाना शायद ठीक न हो, पर भूख और थकान ने उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया था। मैंने बड़े ही अदब से उसका स्वागत किया। जब उसने पूछा कि खाने में क्या मिलेगा तो मैंने मुस्कुराकर कहा कि छोटी बहन, फिलहाल तो सिर्फ एक फ्राइड राइस ही मिलेगा। उसके चेहरे पर मायूसी और घबराहट साफ दिख रही थी। असल में कल सुबह उसकी मार्शल आर्ट्स की परीक्षा थी और उसके पास अब 6 घंटे से भी कम का समय बचा था। उसे लगा कि जब दुनिया की सबसे महंगी दवाइयाँ और मार्शल आर्ट्स वाला मांस उसे लेवल अप नहीं करा पाए तो ये मामूली चावल क्या ही करेंगे। पर फिर भी उसने एक प्लेट का ऑर्डर दे ही दिया। जैसे ही मैंने कढ़ाई चढ़ाई और चावल भूनने शुरू किए उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वो लड़की सन्न रह गई। उसे लगा जैसे उसने किताबों में पढ़ी हुई पुरानी दुनिया की खुशबू आज सच में महसूस की हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई आज के जमाने में उन पुराने खानों को इतनी बखूबी कैसे बना सकता है। उसे लग रहा था कि ये सिर्फ स्वाद का खेल है और इसमें वो ताकत यानी लिंक की नहीं होगी जो सिंथेटिक मीट में होती है। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह में रखा उसके होश उड़ गए। उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी सुनहरे खेतों के बीच खड़ी है और पहाड़ों में ताजी हवा ले रही है। वो स्वाद सिर्फ जुबान तक नहीं रहा बल्कि उसके पूरे शरीर में एक जादुई ऊर्जा बनकर दौड़ने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस एक प्लेट फ्राइड राइस में उस महंगे सिंथेटिक मीट से कहीं ज्यादा ताकत छिपी है। तभी उसका बॉडीगार्ड अंदर आया और उसे डांटने लगा कि ऐसी घटिया जगह पर खाना बंद करे। उसने श्याओयू से चम्मच छीनने की कोशिश की पर जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। श्याओयू ने बस एक झटके में उसे रोक दिया। वो बॉडीगार्ड दन रह गया। जो लड़की सुबह तक एक मामूली इंसान थी और जिसमें जरा भी ताकत नहीं थी, वो अचानक कितनी शक्तिशाली कैसे हो गई कि एक ट्रेन बॉडीगार्ड को धूल चटा दे। मेरी दुकान का जादू अब अपना रंग दिखा चुका था। बॉडीगार्ड की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस श्याओयू के पास सुबह तक कोई खास ताकत नहीं थी वो चंद घंटों में इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई। उसे लगा शायद श्याओयू ने ब्लड रिफाइनमेंट लेवल पार कर लिया है। जब मुझे लगा कि वो दोनों मेरी दुकान को अखाड़ा बना देंगे तो मैंने फौरन दखल दिया। मैंने उन्हें 2 टूक चेतावनी दे दी कि यह खाने की जगह है, कुश्ती का मैदान नहीं। अगर यहाँ जरा भी हंगामा हुआ तो मैं उन्हें हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दूंगा और फिर वो कभी मेरी दुकान में कदम नहीं रख पाएंगे। मेरी धमकी काम कर गई। श्याओयू ने अपनी ताकत रोकी और मुझसे माफी मांगी। बॉडीगार्ड तो यह देखकर दंग था कि श्याओयू जैसी रईस और ताकतवर लड़की मुझ जैसे एक मामूली दुकानदार के सामने झुक रही है। जाने से पहले श्याओयू ने मेरे खाने की जमकर तारीफ की और वादा किया कि वो अपने कॉलेज के ग्रुप में मेरी दुकान की मशहूरी करेगी। उनके जाने के बाद मैंने अपनी पहली कमाई हाथ में ली, पूरे 100 रुपए। सुनने में यह कम लग सकता है पर इस दुनिया की कमाई के हिसाब से यह एक परिवार के महीने भर के खर्च के बराबर था। तभी मेरा कुकिंग सिस्टम चमक उठा। मुझे पहली सेल और अच्छे फीडबैक के बदले 100 गुड रिव्यू पॉइंट्स मिले थे। सिस्टम ने एक बड़ा खुलासा किया कि मैं इन पॉइंट्स को अपनी मार्शल आर्ट्स की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने एक पल भी नहीं गवाया और फौरन उन पॉइंट्स को रिडीम कर लिया। अगले ही पल मुझे अपने शरीर के अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस हुई। मेरी रगों में ताकत का सैलाब उमड़ पड़ा
रहा था। अब मैं कोई मामूली इंसान नहीं रहा, बल्कि आधिकारिक तौर पर मार्शल आर्ट्स के पहले लेवल का योद्धा बन चुका था। पर धमाका तो अभी बाकी था। मेरी तरक्की के साथ ही मेरे जादुई स्पेस में नए और बेहद कीमती सामान अनलॉक हो गए थे। अब मेरे पास ब्लड आर्मर, क्रैब और खतरनाक ओवरलॉर्ड मिर्च जैसी चीजें थी। इन चीजों के साथ अब मेरा खेल और भी बड़ा होने वाला था। इन जादुई चीजों को हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं था, पर माहौल कुछ और ही था। उसकी बड़ी बहन हान शुआंग अपने मिशन से वापस आई थी। वो अक्सर अपनी फौजी वर्दी और लोहे के कवच में ही रहती थी, पर आज उसे एक अलग ही अंदाज में देखकर शियाओयू भी हैरान रह गई। बेचारी हान शुआंग मिशन पूरा होने की खुशी में अपने साथियों से किया गया कोई वादा निभाने के चक्कर में ये कपड़े पहन आई थी और जल्दी में बदलना भूल गई। हान शुआंग ने घर आते ही शियाओयू पर सवालों की बौछार कर दी। उसे गुस्सा इस बात का था कि शियाओयू पिछले कुछ समय से घर का खाना नहीं खा रही थी। उसे लगा कि शियाओयू मेहनत से जी चुरा रही है। हान शुआंग उसे बड़े गंभीरता से समझाने लगी कि मार्शल आर्ट्स सीखना उनके लिए कोई शौक नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उसने याद दिलाया कि उनके दादाजी इस दुनिया के 5 बड़े राजाओं में से एक हैं और स्टार आर्मी के संस्थापक भी। उनके खानदान की बेटियों के कंधों पर पूरी इंसानियत का बोझ है। हान शुआंग उस वक्त काफी भावुक लग रही थी, क्योंकि अगले दिन उसे एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर जाना था, जहां से शायद वो कभी लौटकर भी ना आ पाए। वो मरते दम तक अपनी बहन को सबसे बेहतरीन खाना खिलाना चाहती थी। उसने शियाओयू को दुनिया का सबसे कीमती मांस और खास सप्लीमेंट्स देने की पेशकश की, पर उसे क्या पता था कि शियाओयू ने मेरी दुकान पर पहले ही वो स्वाद चख लिया है, जिसके सामने अब उसे दुनिया की कोई भी महंगी चीज पसंद नहीं आने वाली थी। हान शुआंग ने शियाओयू को दुनिया का सबसे शानदार मांस खिलाने की पेशकश की, पर शियाओयू को तो बस मेरे हाथ के वो फ्राइड राइस चाहिए थे। हान शुआंग को लगा कि उसकी बहन का दिमाग खराब हो गया है। उसे लगा कि अगर फ्राइड राइस खाने से ही कोई योद्धा बन सकता, तो फिर मॉन्स्टर्स का शिकार करने वाली सेनाओं की भला क्या जरूरत थी। उसे पूरा यकीन था कि आज शियाओयू का यह वहम टूट जाएगा। जब वो दोनों मेरी दुकान पर पहुंची तो बाहर खड़े लोगों के बीच खलबली मच गई। आखिर स्टार आर्मी की मशहूर कैप्टन और आइस गॉडेस झांग हान शुआंग खुद वहां आई थी। शियाओयू आज बहुत खुश दिख रही थी। हान शुआंग ने सीधे लहजे में मुझसे कहा कि अगर मैं उसे संतुष्ट कर सकूं तो वो मुंहमानी कीमत देने को तैयार है। मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया कि आज उसकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि दुकान में नया मेनू अनलॉक हुआ है। जैसे ही मैंने अपनी जादुई ओवरलॉर्ड मिर्च निकाली, हान शुआंग की आंखों में खौफ तैर गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने फौरन पहचान लिया कि यह वही मिर्च है जो बरसों पहले अपनी विस्फोटक शक्ति की वजह से खत्म कर दी गई थी। उसे लगा कि अगर ये सब एक साथ फट गई तो किसी बड़े उस्ताद के भी चीथड़े उड़ जाएंगे। उसे शक हुआ कि शायद मैं कोई नकली मिर्च दिखाकर उसे बेवकूफ बना रहा हूँ, पर मैंने बिना कोई वक्त गंवाए काम शुरू कर दिया। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि देखने वालों को सिर्फ मेरी परछाई नजर आ रही थी। हान शुआंग हैरान रह गई कि मुझ जैसा एक मामूली स्तर का योद्धा इतनी फुर्ती कैसे दिखा सकता है। तभी उसकी नजर उस मांस पर पड़ी जिसे मैं पका रहा था। वो कोई बनावटी या लैब में तैयार मांस नहीं था, बल्कि शुद्ध और असली ब्लड आर्मर का मांस था। मेरी कुकिंग तकनीक और उन दुर्लभ चीजों को देखकर अब उस आइस गॉडेस के माथे पर भी पसीना आने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि इस छोटी सी दुकान का मालिक कोई साधारण इंसान नहीं है। हान शुआंग जिस तरह मेरी कुकिंग को देख रही थी, मुझे समझ आ गया कि उसके होश उड़ चुके हैं। दरअसल इस दुनिया में मार्शल आर्ट सीखने वाले लोग ताकत के लिए मास्टर्स का मांस तो खाते हैं, पर उसमें एक बहुत बड़ा खतरा होता है। अगर उसे ठीक से न पकाया जाए तो वो मांस इंसान को आधा जानवर बना देता है। हान शुआंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं अपनी खास तकनीक से उस मांस के अंदर की सारी बुराई और जंगलीपन को पूरी तरह खत्म कर रहा हूँ। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब मैंने डिश उनके सामने रखी तो वो देखने में भले ही सादी थी, पर उसकी रंगत और खुशबू बेमिसाल थी। मिर्च की तेजी और मांस की सौंधी खुशबू ने उन्हें दीवाना बना दिया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। ब्लड आर्मर मांस की वो कुदरती मिठास और सिरके का हल्का सा खटापन स्वाद को एक अलग ही लेवल पर ले गया था। पर असली धमाका तो अभी बाकी था। मिर्च के दानों ने जैसे ही उनकी जुबान को छुआ, एक जबरदस्त तीखापन उनके पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गया। उस तीखेपन ने न सिर्फ उनके स्वाद को जगाया, बल्कि मांस की मिठास को भी दोगुना कर दिया। दोनों बहनें स्वाद के समंदर में डूब चुकी थीं। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर के अंदर सोई हुई ताकत जाग रही है। हान शुआंग को अपनी आंखों पर यकीन हो गया कि शियाओयू ने झूठ नहीं बोला था। मेरा खाना सच में किसी जादुई दवा की तरह काम कर रहा था। अगले दिन सुबह हान शुआंग को एक बहुत ही खतरनाक इलाके में मिशन पर जाना था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर उसकी टीम के जवान भी यह खाना खा ले तो उनकी ताकत और बचने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाएगी। जब पैसे देने की बारी आई तो मैंने 600 रुपए मांगे। यह सुनकर शियाओयू की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पिछली बार उसने सिर्फ 100 रुपए दिए थे, पर हान शुआंग ने बिना एक पल गंवाए पैसे चुका दिए।
वो एक फौजी अफसर थी और जानती थी कि जान बचाने वाली ताकत के सामने 600 रुपए कुछ भी नहीं है। उनके जाते ही मेरे सिस्टम ने मुझे 600 गुड रिव्यू पॉइंट्स दे दिए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर अब मैं अपनी ताकत को एक और ऊंचे लेवल पर ले जाने वाला था। 600 पॉइंट्स मिलते ही मुझे एहसास हुआ कि अब मैं मार्शल आर्ट्स के अगले लेवल पर पहुंचने के बहुत करीब हूं। उधर हानशुआंग मेरी डिश की ऐसी दीवानी हुई कि उसने सीधे 5 प्लेट्स पैक करने के लिए कह दिया। पर भाई, मैं भी अपने काम का पक्का हूँ। मैंने साफ मना कर दिया। मेरा मानना है कि ये जो ओवरलॉर्ड मिर्च है, अगर इसे पैक किया गया तो इसका कुरकुरापन खत्म हो जाएगा और मेरा नाम खराब होगा। हानशुआंग परेशान हो गई। उसने बताया कि सुबह उन्हें मिशन पर निकलना है और अब उसकी टीम के पास यहाँ आने का वक्त नहीं है। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। सिस्टम ने बताया कि मेरे पास अब कुल 1500 गुड रिव्यू पॉइंट्स हो गए हैं। इसी के साथ अब सिगरेट की सामग्रियां अनलॉक हो गई थी। पर सिस्टम ने एक कड़ी चेतावनी भी दी कि अब इन चीजों को इकट्ठा करना इतना खतरनाक है कि मेरी जान भी जा सकती है। मैंने हानशुआंग से कहा कि वो कल सुबह 8 बजे आए। मैं उसके जवानों के लिए कुछ ऐसा तैयार रखूंगा जो सीधा जंग के मैदान में काम आए। आखिर एक शेफ का फर्ज ही यही है कि उसका हर ग्राहक संतुष्ट हो। जैसे ही वो गई, मैं अपने जादुई स्पेस में घुस गया। वहाँ का नजारा ही बदल चुका था। वहाँ की मूंगफली के दाने किसी मशीन गन की गोलियों की तरह मुझ पर बरस रहे थे। अगर मैं संभल कर न चलता तो मेरा शरीर छलनी हो जाता। पर असली मुसीबत वो मूंगफलियां नहीं, बल्कि सामने खड़ी वो अजीब सी गाय थी। उसकी खाल इतनी सख्त थी कि उस पर किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा था। मैं बस बाल बाल बचा, वरना उस गाय के साथ मैं भी वहीं ढेर हो जाता। ऊपर से उस जादुई जगह में जहरीली गैस भी भरने लगी थी। मेरा पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। उधर असली दुनिया में हानशुआंग के दस्ते के निकलने का वक्त हो चुका था। उसके जवान बेचैन हो रहे थे कि उनका कप्तान एक मामूली दुकानदार के लिए क्यों रुका है। पर हानशुआंग को मुझ पर भरोसा था। मैं आखिरी वक्त पर वहां पहुंचा। मेरी हालत खराब थी, पर शुक्र है कि मैंने अपनी फुर्ती और स्पीड बढ़ा ली थी, वरना आज उस जादुई स्पेस में मेरा काम तमाम हो जाता। अब मेरे पास वो सिगरेट की सामग्री थी जिससे मैं उनकी जंग की तैयारी को मुकम्मल करने वाला था। मैं इस जादुई स्पेस की सरहद पर खड़ा था और दंग था कि ये जगह उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी है। उस गाय की खाल इतनी मोटी थी कि मेरा चाकू अंदर जा ही नहीं रहा था। पर मुझे ग्राहक का वादा पूरा करना था। मैंने हार नहीं मानी और एक पुरानी जुगत लड़ाई। मैंने समझ लिया कि यहाँ जो आजमाइश काम नहीं आएगी, बल्कि सफाई से काम लेना होगा। मैंने ताकत के बजाय उसके जोड़ों को निशाना बनाया और देखते ही देखते उस भारी भरकम जानवर को ढेर कर दिया। काम खत्म हो चुका था और अब मेरा सफर अगली मंजिल की तरफ था। उधर असली दुनिया में वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा था। हानशुआंग की टीम अब और इंतजार करने के मूड में नहीं थी। उसके जवान स्टेशन की तरफ कूच करने ही वाले थे कि तभी मैं हांफते हुए वहां पहुंच गया। मैंने उन्हें जंग के मैदान के लिए खास तौर पर तैयार किया हुआ खाना थमाया। जब हानशुआंग ने दाम पूछा तो मैंने साफ कह दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने उससे बस एक ही वादा लिया, उन मॉन्स्टर्स का जमकर खात्मा करना और सही सलामत वापस आना। मैंने उनसे कहा कि जब वो जीत कर लौटेंगे तो मैं खुद उनके लिए शानदार दावत पकाऊंगा। हानशुआंग और उसके जवान ट्रेन में सवार हुए ही थे कि तभी आसमान से कहर टूट पड़ा। जादुई ट्रेन पर भयानक मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था। शहर की सुरक्षा दीवारें अब गिर रही थीं और खतरा आम लोगों के घरों तक पहुंच चुका था। हानशुआंग ने फुर्ती दिखाते हुए अपने दादाजी की दी हुई जादुई रिंग निकाली और सारा खाना उसमें सुरक्षित कर लिया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि ट्रेन में सफर करना अब खुदकुशी जैसा था। उसने फौरन आदेश दिया कि सब ट्रेन से नीचे उतरे और पैदल ही उस इलाके की तरफ बढ़े जहां से ये तबाही शुरू हुई थी। उनके कंधों पर अब हजारों मासूमों की जान बचाने की जिम्मेदारी थी। उधर शियालियू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पूरा एक दिन बीत चुका था और हानशुआंग का अब तक कोई अता पता नहीं था। आमतौर पर उसकी बहन 6 घंटों में अपना मिशन पूरा करके लौट आती थी, पर इस बार 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे। शियाओयू का चेहरा उतरा हुआ था और उसे किसी अनहोनी का डर सता रहा था। हवा में कुछ बहुत बुरा होने का एहसास साफ महसूस किया जा सकता था। शियाओयू अपनी बहन की फिक्र में डूबी हुई थी और एक पूरा दिन बीतने के बाद भी हानशुआंग का कोई सुराग नहीं था। तभी दुकान के बाहर एक चमचमाती गाड़ी रुकी और एक अकड़ू सा लड़का अंदर दाखिल हुआ। यह लियू खानदान का चश्मचिराग था, जो खुद को बड़ा 30 मार खां समझता था। इसने हानशुआंग का फोन न लगने पर बटलर से पूछताछ की और यहाँ तक पहुँच गया। शियाओयू उसे देखते ही चिढ़ गई और उसे अपनी बहन का पिछलग्गू कहने लगी। दुकान में कदम रखते ही उस लड़के ने अपनी नाक सिकोड़ ली। कहने लगा, शियाओयू, तुम इतनी बड़े खानदान की लड़की होकर इस कबाड़खाने में क्या कर रही हो? यहाँ की गंदगी देखो। क्या यहाँ का खाना तुम्हारी औकात का है? मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने खुद पर काबू रखा और शांति से उसका स्वागत किया। उसने मेरी दुकान की तौहीन करते हुए अपनी चेक बुक निकाली और बड़े घमंड से बोला, ओए दुकानदार, बोल कितने पैसे चाहिए? मैं यह सड़ी गली दुकान खरीद कर यहाँ शहर की सबसे महंगी मीट शॉप खोलूंगा ताकि शियाओयू को ऐसी जगह न बैठना पड़े। मैंने मन ही मन सोचा, बेटा, अब तुझे दिन में तारे दिखाता हूँ।
मैंने बड़ी मासूमियत से उससे पूछा कि क्या वो सच में जो मैं मांगूं वो देगा। उसने सीना तान कर कहा कि लियू खानदान के पास पैसों की कमी नहीं है, जो चाहे भर ले। मैंने पेन उठाया और चेक पर लिख दिया 900 करोड़। उसे देखते ही उसकी सिटी पिट्टी गुम हो गई। वो चिल्लाने लगा, तेरा दिमाग खराब है क्या? इस टूटी दुकान के 900 करोड़ मांगेगा? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाया। जैसे ही उसे मेरी जादुई ऊर्जा का एहसास हुआ, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझ जैसा एक मामूली दुकानदार रिफाइनमेंट लेवल का योद्धा हो सकता है। वो बुरी तरह घबरा गया, कहने लगा कि वो जल्दी में है और आज अपने बॉडीगार्ड साथ नहीं लाया है, वरना मुझे देख लेता। पर सच तो ये था कि वो मुझसे बुरी तरह डर चुका था, क्योंकि वो खुद अभी सिर्फ हड्डी तोड़ने वाले शुरुआती लेवल पर ही अटका था। वो दुम दबाकर वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। उस लियू को भगाने के बाद मुझे चैन तो मिला, पर मैं जानता था कि बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर तो चला गया और उसकी आंखों में बदला लेने की आग साफ दिख रही थी। शियाओयू बेचारी बहुत डरी हुई थी। उसने मुझे साफ चेतावनी दी कि लियू बहुत ही नीच और छोटे दिल का इंसान है। उसे डर था कि वो मुझ पर हमला जरूर करेगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि वो मेरी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स भेज देगी, पर मुझे भला उनकी क्या जरूरत। मैंने उसे बातों में बहलाने के लिए अपनी ताजी बनी मूंगफली की सूप ऑफर की। भाई, धंधा तो धंधा है। मैंने उसे भी 100 रुपए का बिल थमा दिया। शियाओयू को लगा कि मैं पैसों का भूखा हूँ, पर उसे क्या पता कि इस सूप को बनाने में कितनी जान जोखिम में डाली थी। तभी टीवी पर खबर चली कि हान शुआंग और उसके साथियों ने जंग के मैदान में कमाल कर दिया है। उन्होंने दुश्मन को 60 किलोमीटर पीछे धकेल दिया था, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब रिपोर्टर ने उनकी इस कामयाबी का राज पूछा तो हान शुआंग ने पूरी दुनिया के सामने मेरा नाम लिया। उसने बड़े गर्व से बताया कि मेरे दिए हुए खास आयरन फेदर बीफ की वजह से ही उनके सैनिकों में इतनी जबरदस्त ताकत आई है। उसने तो टीवी पर मेरी दुकान का पता भी बता दिया। ये खबर सुनकर लियू तो ईर्ष्या की आग में जल उठा। उसे लगा कि मैं उसकी होने वाली पत्नी यानी हान शुआंग को उससे छीन रहा हूँ। उसके गुर्गों ने पूरी छानबीन कर ली थी कि मेरी दुकान सिर्फ रात को खुलती है और वहाँ कोई खास सुरक्षा नहीं है। लियू ने अपने गुंडे और हथियार तैयार कर लिए थे। उसका इरादा साफ था, आज रात के बाद मुझे इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देना। उसे लगा कि वो चंद गुंडों के दम पर मुझे खत्म कर देगा, पर वो ये नहीं जानता था कि आज रात उसकी अपनी दुनिया उजड़ने वाली है। शियाओयू मूंगफली के सूप के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, पर मैंने साफ मना कर दिया। मेरा नियम बड़ा पक्का है, एक दिन में सिर्फ एक ही सर्विंग मिलेगी। वो बेचारी मुंह फुलाकर चली गई, पर तभी दुकान के बाहर एक बुजुर्ग शख्स दिखाई दिए। उनके चलने के अंदाज से ही लग रहा था कि वो कोई ऊंचे रसूख वाले आदमी हैं। मैंने उन्हें देखते ही कह दिया कि बाबा, बहुत देर हो गई है, अब तो दुकान बढ़ाने का वक्त है। और उन्होंने थोड़ा इमोशनल कार्ड खेला। बोले कि वो इस शहर में नए हैं और दिन भर से भूखे हैं। मैंने सोचा चलो बुजुर्ग आदमी हैं, कुछ खिला ही देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि बाबा, ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस थोड़ी नूडल्स बचे हैं, अगर आप चाहें तो बना दो। भाई साहब, नूडल्स का नाम सुनते ही उनके तो जैसे होश ही उड़ गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाने लगे, नूडल्स? बेटा, तुझे पता भी है नूडल्स क्या होते हैं? मैंने 40 साल से नूडल्स की शक्ल तक नहीं देखी है। मुझे उनकी हैरानी देखकर थोड़ी हंसी आ गई। मैंने बड़े इत्मीनान से कहा कि मुझे पता भी है और मैं झाजियांग मियान यानी फ्राइड सॉस नूडल्स बना भी सकता हूँ। ये सुनते ही तो वो जैसे 7वें आसमान पर पहुँच गए। बोले कि बेटा, तू बस बना, चाहे कितना भी वक्त लगे, मैं यहीं बैठकर इंतजार करूंगा। उन्होंने बताया कि आखिरी बार उन्होंने नूडल्स तब खाए थे जब दुनिया में पहली बार जादुई लहर आई थी। पर दुकान के अंदर जहाँ सुकून था, वहीं बाहर मौत का जाल बिछाया जा रहा था। लियू खान के गुंडे झाड़ियों में छिपे बैठे थे। वो बस अपने बॉस के आने का इशारा देख रहे थे ताकि अंदर घुसकर मेरी दुकान की ईंट से ईंट बजा सके। वो आपस में सलाह कर रहे थे कि अंदर जो ग्राहक बैठा है उसका क्या करना है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस बुजुर्ग को एक मामूली ग्राहक समझ रहे हैं, वो असल में कौन है। आज रात मेरी दुकान पर सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि दुश्मनों की हड्डियां भी पकने वाली थी। बाहर वो गुंडे फुसफुसा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अंदर बैठा वो बुजुर्ग कोई मामूली सा राहगीर है और उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं है। उनके बॉस का हुक्म बड़ा साफ था, उन्हें मेरे हाथ तोड़ने थे ताकि मैं जिंदगी भर दोबारा कभी चूल्हा न जला सकूं। पर अंदर मैं अपनी दुनिया में मगन था। मैं नूडल्स के लिए आटा गूंथ रहा था, पर एक अलग तरीके से। मैंने आटे में ठंडे पानी के बजाय खौलता हुआ गर्म पानी मिलाया था। वो बुजुर्ग बड़े गौर से मुझे देख रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मैं आटे में गर्म पानी क्यों डाल रहा हूँ, जबकि लोग तो हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने उन्हें बड़े आराम से समझाया कि उन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है और ठंडे पानी
पानी से बने नूडल्स काफी सख्त होते हैं जो उनके खाली पेट के लिए भारी पड़ सकते हैं। गर्म पानी आटे को नरम बनाता है जिससे नूडल्स आसानी से हजम हो जाते हैं। मेरी बात सुनकर वो दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली शेफ अपने ग्राहक के बारे में इतना गहरा सोच सकता है। जैसे ही नूडल्स तैयार हुए पूरी दुकान में एक जादुई ऊर्जा यानी लिंकी फैल गई। उन बुजुर्ग ने पहला निवाला लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा कि 40 साल बाद उन्हें अपनी माँ के हाथ जैसा स्वाद मिला है। मैं उन्हें दूसरा कटोरा देने ही वाला था कि तभी शांति भंग हो गई। वो गुंडे धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आए। एक बदतमीज ने उन बुजुर्ग के हाथ से कटोरा छीनकर जमीन पर पटक दिया। मेरा खून खौल उठा। उन गुंडों ने बुजुर्ग को धमकी दी कि अगर वो यहाँ से नहीं भागे तो वो उन्हें भी अपाहिज कर देंगे। पर वो बुजुर्ग जैसे किसी और ही दुनिया में थे। वो अपनी माँ की यादों में खोए हुए थे और चुपचाप वहीं खड़े रहे। गुंडों को लगा कि वो कोई पागल बूढ़ा है और वो और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक सोए हुए शेर की पूंछ पर पैर रख चुके थे। अब इस दुकान में सिर्फ खाना नहीं बल्कि इन गुंडों की शामत भी पकने वाली थी। बस बहुत हो गया। मैंने उन गुंडों को साफ चेतावनी दी कि मेरी दुकान से बाहर निकल जा। मेरी दुकान में तोड़फोड़ करना और मेरे मेहमान की तौहीन करना उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला था। पर उन बदतमीजों को लगा कि मैं कोई मामूली लड़का हूँ। वो घमंड में चूर होकर बोले कि उन्होंने स्किन रिफाइनिंग लेवल की महारत हासिल की है और वो आज मेरे हाथ तोड़कर ही दम लेंगे। मैंने उन बुजुर्ग से कहा कि बाबा आप फौरन यहाँ से निकल जाइए, ये लोग खतरनाक हैं। पर वो बुजुर्ग टस से मस नहीं हुए। तभी एक गुंडे ने उन पर हमला करने की हिम्मत की। अगले ही पल जो हुआ उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उन बुजुर्ग ने बस एक घूंसा मारा और उसकी ताकत ऐसी थी जैसे कोई विशाल पत्थर आकर टकराया हो। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि ये कोई मामूली बुजुर्ग नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया के दिग्गज यानी मार्शल किंग लेवल के उस्ताद है। उन गुंडों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। वो थर थर कांपने लगे और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने साक्षात यमराज को छेड़ दिया है। बुजुर्ग ने बड़े शांत लहजे में उन्हें सिर्फ 3 सेकंड का बचाकर ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कोई भूत पड़ा हो। मैंने उन्हें जाते हुए भी टोका कि अगली बार जरूर आना, तुम्हारा स्वागत अच्छे से करूंगा। बुजुर्ग का मूड खराब हो चुका था इसलिए उन्होंने दोबारा नूडल्स खाने से मना कर दिया। पर जाने से पहले उन्होंने मुझसे एक बड़ा वादा लिया। उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद मैं उनके लिए एक शाही दावत तैयार रखूं। मार्शल किंग जैसे बड़े इंसान के लिए खाना बनाना मेरे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था क्योंकि इससे मेरा सिस्टम मुझे जबरदस्त पॉइंट्स देने वाला था। उधर लियू हान बड़े टशन में अपनी गाड़ी से उतरा। उसे लगा कि उसके गुंडों ने मेरा काम तमाम कर दिया होगा। पर जब उसने अपने आदमियों की फटी हुई हालत देखी तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या खेल हो गया है। लियू हान के गुर्गे उसके पास वापस पहुंचे पर उन्होंने उसे ये नहीं बताया कि उन्हें एक मार्शल किंग ने पीटा है। उस थप्पड़ खाए हुए गुंडे ने बहाना बनाया कि किसी मामूली योद्धा ने अपनी भड़ास निकालने के लिए उसे मार दिया। लियू हान को लगा कि मैं कोई कमजोर इंसान हूँ जिसे कोई भी राह चलता पीट जाता है। वो बड़े टशन में मेरी दुकान पर आया और वहाँ हुई तोड़फोड़ को देखकर उसके चेहरे पर कमीनी मुस्कान आ गई। उसने बड़े घमंड से मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, लिन भाई लगता है तुमने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया है। देखो तो दुकान का क्या हाल हो गया है। अब इस कबाड़खाने में तुम काम कैसे करोगे? एक काम करो, ये दुकान मुझे बेच दो, मैं तुम्हारा ये बोझ हल्का कर देता हूँ। मैंने उसे साफ कह दिया कि बिना मेरे हुनर के इस दुकान की कोई कीमत नहीं है। तुम इसे खरीद भी लोगे तो यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसा और कहने लगा, हुनर वो तो तुम जैसे गरीबों की चीज है। हम जैसों के लिए पैसा ही सबसे बड़ा हुनर है। मेरा एक इशारा इस टूटी फूटी जगह को शहर का सबसे आलीशान रेस्टोरेंट बना सकता है। जाते जाते उसने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। अगर 3 दिन बाद भी मेरी दुकान खुली रही तो वो मेरा ऐसा हाल करेगा कि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मैंने भी मन ही मन मुस्कुराकर उसकी चुनौती कबूल कर ली। मुझे पता था कि ठीक 3 दिन बाद ही मार्शल किंग की शाही दावत है। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार था जब लियू हान का घमंड उसी मार्शल किंग के पैरों तले कुचला जाने वाला था। उधर मेरी दुकान के बाहर जो कुछ हुआ था उससे जनरल झांग को एक बात का पक्का यकीन हो गया था, मेरे हाथों में वो जादू है जो इस दुनिया से खो चुके असली स्वाद को वापस ला सकता है। उन्हें लग रहा था कि शायद अब उनकी जिंदगी में वो दिन आ गया है जब वो उन तमाम पुरानी डिशेज को दोबारा चख पाएंगे जिन्हें लोग बरसों पहले भूल चुके थे। उन्होंने फौरन अपने पुराने फौजी दोस्तों को बुलावा भेजा। ये सब अपने जमाने के बड़े दिग्गज थे और अब रिटायर होकर अपनी पोते पोतियों के साथ वक्त बिता रहे थे। जब वो सब इकट्ठा हुए तो उन्हें लगा कि झांग हमेशा की तरह अपनी बहादुर पोती हान शुआंग की कामयाबी के किस्से सुनाकर उन्हें बोर करने वाले हैं। पर झांग के चेहरे की चमक कुछ
कुछ और ही कह रही थी। जब उन्होंने असली फ्राइड सॉस नूडल्स का जिक्र किया तो उनके दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दोस्त तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वो हैरान होकर बोला, क्या इस दुनिया में आज भी कोई असली और पुराने तरीके के नूडल्स बना सकता है? उन बड़ी तबाही और उल्कापिंडों के गिरने के बाद तो वो सारी कुदरती चीजें और सामग्रियां खत्म हो चुकी थी। वो सब मार्शल आर्ट्स के महारथी थे, पर पिछले कई सालों से वही बेस्वाद बनावटी मांस और सड़े हुए इंस्टेंट नूडल्स खा खा कर ऊब चुके थे। झांग ने बड़े गर्व से उनसे वादा किया कि उन्हें बस 3 दिन का इंतजार करना है। 3 दिन बाद वो उन्हें एक ऐसी शाही दावत खिलाएंगे जिसकी खुशबू ही उनके होश उड़ा देगी। मुझे उस वक्त इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शहर के सबसे ताकतवर लोग मेरी दुकान पर आने की तैयारी कर रहे हैं। जनरल झांग मेरे हुनर पर बहुत बड़ा दांव लगा रहे थे और अब मुझे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना था। उन चारों बुजुर्गों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी खुफिया मीटिंग कर रहे हों। तभी मिलिट्री के कुछ बड़े अफसर घबराए हुए दुकान के अंदर आए। वो पागलों की तरह इन चारों दिग्गजों को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें सरहद के हालातों पर एक बहुत जरूरी वॉर मीटिंग करनी थी। पर इन बुजुर्गों ने उन्हें झिड़क दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि हम बरसों पहले रिटायर हो चुके हैं, अब तुम नौजवानों को खुद अपना कचरा साफ करना सीखना होगा। झांग ने तो हद ही कर दी। उन्होंने उस अफसर को हुक्म दिया कि अगर मीटिंग करनी ही है तो 3 दिन बाद शाम को रखना। वो अफसर बेचारा सन्न रह गया कि आखिर इस पुरानी दुकान में ऐसा क्या है जो ये चारों दिग्गज अपनी जिम्मेदारी तक भूल गए हैं। उन अफसरों के जाते ही चारों बुजुर्ग अपनी फरमाइशें करने लगे। एक ने कहा उसे अपने गांव की मशहूर पुरानी डिश खानी है, तो दूसरे ने किसी ऐसी चीज की डिमांड रख दी जिसका नाम भी अब किताबों में ही मिलता था। झांग थोड़े फिक्रमंद थे। उन्हें लग रहा था कि उनके ये तीनों दोस्त बहुत ज्यादा नखरेबाज हैं और शायद मैं उनके स्वाद को झेल नहीं पाऊंगा। उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे कहा कि सच कहूं तो अंदर से मेरी भी हालत थोड़ी टाइट थी। मेरे जादुई स्पेस में ब्लड आर्मर और आयरन फेदर जैसे मुख्य मांस तो मौजूद थे, पर असली सिरदर्द था मसाले और तड़का। ये पुरानी डिशेज बिना उन खास मसालों के बेजान थी और वो मसाले आजकल के बाजार में सोने के भाव भी नहीं मिल रहे थे। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था, सिस्टम से बिग्रेड के सामान अनलॉक करना। पर बिग्रेड तक पहुंचने के लिए मुझे अगले 2 दिनों में पूरे 10,000 पॉइंट्स कमाने थे। यह एक बहुत बड़ा जुआ था। मेरे पास विकल्प था कि मैं उन पॉइंट से अपनी मार्शल आर्ट्स की ताकत बढ़ा लूं, पर मैंने तय किया कि फिलहाल मैं अपनी कुकिंग पर दांव लगाऊंगा। अगर मैं अगले 2 दिनों में इतने पॉइंट्स जुटा पाया तो ये दावत न सिर्फ उन बुजुर्गों का दिल जीत लेगी, बल्कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में मेरा डंका भी बजा देगी। समय कम था और चुनौती पहाड़ जैसी, पर अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मैंने शियाओयू के सामने एक बड़ा ऑफर रखा। मैंने उससे कहा कि अगर वो अगले 2 दिनों में मेरी दुकान की मशहूरी छात्रों के बीच कर दे तो मैं उसे जिंदगी भर मुफ्त खाना खिलाऊंगा और वो खास मूंगफली का सूप भी इनाम में दूंगा। मुझे किसी भी हाल में अपना 10,000 पॉइंट्स का बड़ा लक्ष्य पूरा करना था और इसके लिए मुझे बहुत सारे ग्राहकों की जरूरत थी। टीवी पर उस वक्त हानशुआंग की जीत की खबरें छाई हुई थी। उसकी टीम ने दुश्मनों को 200 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया था और पूरा शहर उसकी बहादुरी के चर्चे कर रहा था। उधर लियो हान अपने दफ्तर में बैठा जीत के हसीन सपने देख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि डर के मारे मैं अपनी दुकान उसके नाम करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। उसने तो अपने आदमियों से यहाँ तक कह दिया था कि अगर मैं उसके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगूं तो शायद वो मुझ पर तरस खाकर दुकान की थोड़ी बेहतर कीमत दे दे। पर तभी उसके गुर्गे ने आकर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने बताया कि मेरी दुकान के बाहर अब पूरे शहर के छात्रों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। शियाओयू की पब्लिसिटी ने जादू कर दिया था और अब लोग मेरी जादुई कुकिंग के दीवाने हो रहे थे। यहाँ तक कि न्यूज रिपोर्टर्स भी मेरी दुकान के बाहर खड़े होकर उसकी खुशबू और बढ़ते क्रेज को लाइव टीवी पर दिखा रहे थे। लियू हान ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से से पागल हो गया। उसने तय कर लिया कि अब वो मुझे सिर्फ डराएगा नहीं बल्कि हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देगा। उसने शहर के सबसे ताकतवर और खतरनाक संगठन यानी वॉरियर अलायंस से हाथ मिलाया। उसने भारी रकम और ब्लड बिल्डिंग जैसे बड़े सौदे की शर्त पर मेरी सुपारी दे दी। अलायंस के वाइस प्रेसिडेंट ने मेरा खेल खत्म करने की जिम्मेदारी ले ली थी। लियू हान को लगा कि अब मेरा बचना नामुमकिन है और वो अपनी जीत पर अट्टहास करने लगा। पर उसे क्या पता कि उसकी यह नफरत उसे किस खौफनाक अंजाम की तरफ ले जा रही है। 7,900, 8,000, 8,200 और देखते ही देखते मैंने पूरे 10,000 गुड रिव्यू पॉइंट्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। सिर्फ 2 दिनों की जीतोड़ मेहनत और मेरा सपना सच हो गया। सिस्टम ने फौरन ऐलान किया कि अब मैं मार्शल आर्ट्स के स्पिरिचुअल रिप्लेनिशमेंट लेवल पर पहुंच चुका हूं। जैसे ही ये लेवल अनलॉक हुआ मुझे अपने शरीर के अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा का सैलाब महसूस हुआ। मेरी नस-नस में ऐसी ताकत दौड़ रही थी जिसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल था। पर असली धमाका तो मेरे जादुई स्पेस में हुआ। सिस्टम ने मुझे ऐसे इनाम दिए कि मेरे
होश उड़ गए। अब वहाँ समय की रफ्तार बाहर की दुनिया से 100 गुना तेज हो चुकी थी। इसका मतलब था कि अगर मैं वहाँ एक पूरा दिन बिताऊंगा तो बाहर की दुनिया में सिर्फ कुछ ही मिनट गुजरेंगे। इसके साथ ही मुझे एक खास लकड़ी वाला चूल्हा और किचन भी मिला। अब तो मैं उन दुर्लभ पकवानों को भी पल भर में तैयार कर सकता था जिन्हें पकने में महीनों का समय लगता है। मैंने मुस्कुराकर खुद से कहा कि अब दुनिया की ऐसी कोई डिश नहीं है जिसे मैं अपनी उंगलियों पर न नचा सकूं। मैं अपनी दुकान सजाकर उन खास मेहमानों का बेसब्री से इंतजार करने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और जो लोग अंदर आए उन्हें देखकर एक पल के लिए मैं भी सन्न रह गया। ये कोई मामूली बुजुर्ग नहीं थे बल्कि इस शहर के असली शेर थे। इनमें से एक पूर्व स्पेशल सर्विस के हेड थे, एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के पुराने चीफ और एक मार्शल आर्ट्स अकेडमी के पूर्व डीन। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उनके साथ मार्शल अलायंस के इस शहर के मौजूदा ब्रांच हेड भी बैठे थे। ये वही अलायंस था जिसे लियू हान ने मुझे खत्म करने की सुपारी दी थी। शहर के 4 सबसे बड़े और ताकतवर दिग्गज आज मेरी एक छोटी सी दुकान में एक साथ बैठे थे। मामला अब सिर्फ खाने का नहीं रहा बल्कि एक बहुत बड़े खेल की शुरुआत हो चुकी थी। इन बुजुर्गों को देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। ये सब इस शहर के सबसे बड़े सूरमा थे जिनकी एक आवाज पर पूरी सेना हिल जाए। जनरल झांग ने मेरी हैरानी भांप ली और बड़े प्यार से बोले कि बेटा, तुम हमें बस एक साधारण ग्राहक समझो और बिना किसी दबाव के अपनी कुकिंग का जलवा दिखाओ। मैंने भी जोश में आकर कह दिया कि आप बेफिक्र रहिए बाबा, आज आपको ऐसा स्वाद मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं चखा होगा। पर तभी उनके एक दोस्त ने मेरा रास्ता रोक दिया। उसे मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसने कहा कि यहाँ आने से पहले उसने कुकिंग की पुरानी किताबों को खंगाला है और वो मेरी परीक्षा लेना चाहता है। उसने शर्त रख दी कि अगर मैं उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो वो यहाँ खाना नहीं खाएंगे। जनरल झान ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं माना। उसने मुझसे ऐसा सवाल पूछा जो इस तबाही भरी दुनिया में अब एक रहस्य बन चुका था। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि पुरानी दुनिया के 8 बड़े पकवान यानी 8 ग्रेट कुजीन्स कौन से थे और उनकी खासियत क्या थी? दुकान में सन्नाटा छा गया। जनरल झान और बाकी दिग्गज भी फिक्रमंद हो गए क्योंकि उनका पिंडों के गिरने और दुनिया बदलने के बाद यह जानकारी इतिहास के पन्नों से मिट चुकी थी। उन्हें लगा कि एक जवान लड़का भला इतनी पुरानी और भूली बिसरी बात कैसे जान सकता है। उस बुजुर्ग को पूरा यकीन था कि मैं हार मान लूंगा और वो लोग वापस चले जाएंगे। पर मैंने मुस्कुराकर गहरी सांस ली। मुझे लगा कि क्या ये लोग सच में इतने आसान सवाल को पहाड़ समझ रहे हैं। मैंने इत्मीनान से जवाब देना शुरू किया। मैंने उन 8 शैलियों के नाम गिना दिए, लू, चुआन, ये, सु, मेन, झे, श्यान और हुई। जैसे जैसे मैं एक एक नाम ले रहा था उन दिग्गजों के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस जानकारी को वो नामुमकिन समझ रहे थे वो मेरी उंगलियों पर थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि मैं सिर्फ खाना ही नहीं पकाता बल्कि खोए हुए इतिहास का वारिस भी हूँ। मैंने बड़े आत्मविश्वास के साथ उन 8 शैलियों के सबसे मशहूर पकवानों के नाम गिनाना शुरू किया। जीव झुआन दाचांग, मापू टोफू, बाई कीजी, स्क्विरल फिश, बुद्धा जंपसूर द वॉल और लॉन्जिंग श्रिम्प। जैसे जैसे मैं ये नाम ले रहा था उन बुजुर्गों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उस्ताद जो मेरी परीक्षा ले रहा था उसके तो पसीने छूट गए। उसने बरसों पुरानी कुकिंग की किताबों को छान मारा था पर उसे भी इतने पकवानों के नाम नहीं पता थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस जानकारी को वो दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य मान रहा था मैं उसे खेल की तरह बता रहा था। जनरल झांग तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे पर वो दूसरा बुजुर्ग अभी भी अकड़ दिखा रहा था। उसने मुझे सीधी चेतावनी दी कि सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता। उसने कहा कि अगर खाने का स्वाद उसके ज्ञान जैसा नहीं हुआ तो वो और उसके दोस्त मेरी दुकान की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैंने मन ही मन सोचा कि बेटा, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। मैंने उनसे बस इतना कहा कि कुछ सामग्रियां इस दुनिया से मिट चुकी हैं, वरना मैं आपको वही पुराना हो बहु स्वाद चखा देता। जैसे ही मैंने चूल्हा जलाया और कड़ाही चढ़ाई पूरी दुकान में एक ऐसी महक फैली कि उन दिग्गजों की सांसें थम गईं। कई सालों बाद उनकी नाक से मिर्च, चीनी और असली चावल की खुशबू टकराई थी। वो किसी नशे की तरह उस खुशबू को महसूस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मार्शल अलायंस का हेड बड़े गौर से मेरे चाकू चलाने की रफ्तार को देख रहा था। मेरी फुर्ती इतनी जबरदस्त थी कि उसे लगा अगर मैं रसोई के चाकू की जगह जंग के मैदान में तलवार पकड़ लूं तो तबाही मचा दूं। तैयारी पूरी हो चुकी थी। मैंने बड़े अदब के साथ उनके सामने स्टार्टर्स यानी छोटी प्लेट्स में कुछ खास डिशेज रखी पर उन्हें देखकर उन चारों के चेहरे पर हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव आ गए। उन्हें लगा कि शायद मैंने उनके साथ कोई मजाक किया है। दावत की शुरुआत ही ऐसी थी कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने वो स्टार्टर वाली प्लेट उनके सामने रखी, मार्शल अलायंस वाले उस बुजुर्ग की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो घबराकर चिल्लाने लगा, रुको, ये तो बुलेट सोयाबीन है और साथ में ओवरलॉर्ड मिर्च।
ये कोई खाना नहीं बल्कि चलता फिरता बम है। अगर किसी मार्शल किंग ने भी इसे खा लिया तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। उसे लगा कि मेरा इरादा नेक नहीं है और मैं इन दिग्गजों को खत्म करने आया हूँ। उसे पूरा यकीन था कि झांग की जान अब खतरे में है, पर जनरल झांग ने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराकर एक दाना अपने मुंह में डाला और चबाने लगे। वो अफसर तो सन्ने रह गया। उसे लगा था कि अभी जोरदार धमाका होगा, पर झांग को तो कुछ भी नहीं हुआ। वो इस उलझन में पड़ गया कि आखिर मैंने उन विस्फोटक चीजों की खतरनाक शक्ति को बिना किसी नुकसान के स्वाद में कैसे बदल दिया। झांग ने बड़े मजे से कहा कि ये सिर्फ एक छोटी सी डिश नहीं बल्कि उनकी पीढ़ी की पुरानी यादें हैं। उन्होंने उस अफसर को भी चखने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसने पहला दाना खाया, वो उस हल्के नमकीन और तीखे स्वाद का ऐसा दीवाना हुआ कि उससे रुकना मुश्किल हो गया। वो तो ये भी भूल गया कि वो यहाँ इन्हें मीटिंग के लिए ले जाने आया था। दुकान के अंदर सब स्वाद के नशे में खोए थे, पर बाहर मौत अपना जाल बिछा चुकी थी। लियू हान के भेजे हुए पेशेवर कातिल हथियारों के साथ पोजीशन ले चुके थे। उनका लीडर 3 मिनट की उल्टी गिनती गिन रहा था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि ठीक 3 मिनट बाद अंदर घुसकर मेरा नामो निशान मिटा देना है। उसे लगा कि आज का काम उसे इतना पैसा दिला देगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी ऐश से काट पाएगा। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अंदर कौन से ज्वालामुखी बैठे हैं। तभी मैंने बड़े अदब के साथ अपनी मुख्य डिश पेश की। उसकी महक ऐसी बेमिसाल थी कि उन बुजुर्गों का खुद पर से काबू ही खो गया। उस खुशबू ने जैसे उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जैसे ही मैंने मुख्य पकवान मेज पर सजाए, उन बुजुर्गों की आंखों में ऐसी चमक आई जैसे उन्होंने कोई खजाना देख लिया हो। गो बाओ रो और बॉल्ड पोर्क स्लाइस जैसी डिशेज को देखकर वो दंग थे। ये पकवान ठीक वैसे ही दिख रहे थे जैसे बरसों पुरानी किताबों की तस्वीरों में होते हैं। मैंने बड़े अदब से उनसे कहा कि खाना हाजिर है, पर आज जादुई सामग्री कम है, इसलिए दोबारा ऑर्डर नहीं मिल पाएगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम समझते हैं। मैंने मन ही पता चल जाएगा जो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक मना किया गया रहस्य है। उधर दुकान के बाहर हत्यारों का लीडर ली गुआन अपने आदमियों को इशारा कर रहा था। उसका कहना था कि आज के बाद न ये दुकान बचेगी और न ही ये लड़का। वो बस अंदर घुसने ही वाले थे, पर दुकान के अंदर एक अजीब सन्नाटा छा गया। उन दिग्गजों ने जैसे ही पहला निवाला लिया, वो सब के सब बुत बनकर रह गए। एक पल के लिए मेरी जान हलक में आ गई, क्या खाना खराब बना है। पर तभी उनके चेहरों पर जो सुकून आया, उसने सारी कहानी बयान कर दी। मार्शल अलायंस के हेड के मुंह से तो जैसे आह निकल गई। उसे लगा जैसे उसके शरीर के अंदर कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। ब्लड आर्मर मांस का वो जंगलीपन पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक मखमली मिठास ने ले ली थी। उन सबको एहसास हुआ कि आज तक वो जो भी खा रहे थे वो कूड़ा था। तभी उन सब के शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। उनकी रगों में खून नहीं बल्कि ताकत का सैलाब उबलने लगा था। वो सब अपनी ताकत के एक नए और ऊंचे मुकाम की तरफ बढ़ रहे थे। उन बुजुर्गों को ध्यान मुद्रा में बैठे देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरी मेहनत रंग लाई है। मेरा खाना सच में जादू कर रहा था और उनके शरीर की ताकत को बढ़ा रहा था। मार्शल अलायंस के हेड एल्डर शिन ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि आज रात इन दिग्गजों के ब्रेकथ्रू में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मैंने भी उनसे वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को भी अंदर भटकने नहीं दूंगा। मैं दुकान की सफाई कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर वो मनहूस चेहरा फिर से नजर आया। लियू हान अपने नए पालतू शिकारी ली गुआन के साथ आधम का था। उसने मेरी दुकान के हुलिये का मजाक उड़ाया और बड़े घमंड से कहा कि वो इसे तोड़कर नया बनाने का एहसान मुझ पर करेगा। मैंने उसे साफ कह दिया कि यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, पर वो तो जैसे खून पीने पर उतारू था। उसका कातिल लिगुआन बिजली की रफ्तार से मुझ पर झपटा। वो मार्शल फोर्स लेवल का योद्धा था। मैंने अब तक सिर्फ कुकिंग पर ध्यान दिया था और कभी कोई लड़ाई की तकनीक नहीं सीखी थी। भले ही मेरा लेवल बढ़ चुका था, पर बिना किसी दांव पेच के मैं उसके खौफनाक हमलों के सामने टिक नहीं पा रहा था। उसने मुझे बुरी तरह पीटा और लियू हान दूर खड़ा होकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। लियू हान को लगा कि मैं अब खत्म हो चुका हूँ। उसने अपने गुंडों से कहा कि मेरा काम तमाम कर दे। मैंने गिरते संभलते हुए उनसे कहा कि अभी अंदर मेरे खास मेहमान हैं और मैं तुम्हें तबाही नहीं मचाने दूंगा। लियू हान जोर से हंसा। उसे लगा कि मार खाकर मेरा दिमाग सटक गया है, पर तभी पीछे से एक ऐसी आवाज आई जिसने कमरे का तापमान गिरा दिया। वो चारों बुजुर्ग अपनी तपस्या पूरी करके उठ चुके थे। उनकी आवाज में वो गरज थी कि ली गुआन के पैर जम गए। जैसे ही लियू हान की नजर जनरल झांग और उन बाकी दिग्गजों पर पड़ी, उसके चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो हकलाते हुए इसे एक गलतफहमी बताने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसने गलती से साक्षात यमराजों के गले में हाथ डाल दिया है। जनरल झांग ने बड़े प्यार से मेरा हाल पूछा और फिर उनकी वो तिरछी नजर लियू हान पर पड़ी जिसने उसे वहीं ढेर कर देने के लिए काफी थी। उन बुजुर्गों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने साफ लफ्जों में लियू हान को चेतावनी दे दी कि अगर मुझे खरोंच भी आई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लियू हान अपनी दुम दबाकर पतली गली से निकलने की फिराक में था। वो हकलाते हुए बोला,
बोला, अरे बुजुर्गों, ये तो बस एक गलतफहमी है, आप लोग अपना खाना जारी रखिए, मैं चलता हूँ। पर जनरल झांग ने उसे वहीं रोक दिया। उनकी कड़क आवाज गूंजी, मेरे आदमी को पीटा है, दुकान की ईंट से ईंट बजा दी है और अब चुपचाप निकलना चाहते हो। लियू हान को लगा कि जनरल झांग सिर्फ अपनी पुरानी साख और अपनी पोती हान शुआंग के दम पर उछल रहे हैं। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस शुआंग से लेगा। जनरल झांग ने मांग रखी कि उसे न सिर्फ दुकान के नुकसान की भरपाई करनी होगी बल्कि खुद को पुलिस के हवाले भी करना होगा। ये सुनकर लियू हान का रहा सहा सबर भी टूट गया। वो बदतमीजी पर उतर आया और उन दिग्गजों को पुराने जमाने के बेकार बुढ़े कह दिया। उसने बड़े घमंड से जनरल झांग को याद दिलाया कि शहर का कानून उन्हीं का बनाया हुआ है कि कोई भी बड़ा योद्धा किसी छोटे योद्धा पर हमला नहीं कर सकता। वो कायर कानून की आड़ में छिपने लगा। तभी मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि शियायू और हानशुआंग के सगे दादाजी हैं। जनरल झांग ने फिर भी बड़े दिल का सबूत दिया। उन्होंने लियू हान के पिता के एहसानों को याद करते हुए उसे माफी मांगने और हर्जाना देने का आखिरी मौका दिया। पर लियू हान तो जैसे मौत को दावत दे रहा था। उसने जनरल झांग के मुंह पर कह दिया कि वो अब एक बिना दांतों वाले बूढ़े शेर बन चुके हैं और लियू खानदान के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है। माहौल इतना गर्म हो गया था कि किसी भी वक्त खून खराबा हो सकता था। तभी बाहर से सेना के कुछ और बड़े अफसर अंदर आए। उन्होंने बड़े अदब से जनरल झांग से कहा कि पूरी मिलिट्री काउंसिल मीटिंग हॉल में उनका इंतजार कर रही है। लियू हान को अभी भी अंदाजा नहीं था कि उसने जिस बूढ़े शेर को ललकारा है उसकी एक दहाड़ उसके पूरे खानदान को राख कर सकती है। जनरल झांग ने बड़े इत्मीनान से अपना फोन निकाला और मिलिट्री काउंसिल के हेड को कॉल लगा दिया। वो मुस्कुराकर बोले, भाई मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। आखिर मैं एक बिना दांतों वाला बूढ़ा शेर जो हूँ और आज मैंने गलती से शहर के एक बहुत बड़े रईसजादे को नाराज कर दिया है। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता मेरा मन काम में नहीं लगेगा। उनके बाकी दोस्तों ने भी अपने अपने विभागों में फोन खड़का दिए। किसी ने मार्शल आर्ट्स ब्यूरो को फोन किया तो किसी ने खुफिया विभाग को। लियू हान को अभी भी लग रहा था कि ये सब एक नाटक है। वो जोर से हंसा और बोला, वाह दादाजी, क्या एक्टिंग की है, आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है इन झूठे फोन कॉल्स से मैं डर जाऊंगा और इस कचरे जैसे दुकानदार से माफी मांगूंगा? और उसकी ये हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले ही पल उसके फोन की घंटी ऐसे बजी जैसे कोई खतरे का सायरन हो। उधर से उसके मैनेजर की घबराई हुई आवाज आई। उसने बताया कि तबाही शुरू हो चुकी है। स्पेशल सर्विस, जुडिशरी, मार्शल आर्ट्स एकेडमी और मिलिट्री की गाड़ियां एक साथ लियू ग्रुप के दफ्तरों के बाहर खड़ी थी। हर विभाग ने उनकी कंपनी पर छापा मार दिया था और उनके सारे बैंक खाते फ्रीज किए जा रहे थे। लियू हान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि इन बूढ़े शेरों ने सिर्फ एक फोन कॉल से उसके पूरे साम्राज्य की लंका लगा दी है। लियू हान का घमंड पल भर में मिट्टी में मिल गया। वो जो अभी तक हमें चींटियां समझ रहा था अब वही जनरल झांग के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। वो रोते हुए बोला, झांग दादा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज मेरी कंपनी को बचा लीजिए। पर झांग दादा ने उसे पैर की ठोकर से दूर हटा दिया। उन्होंने उसी के शब्दों में ताना मारते हुए कहा, अरे लियू भाई, आप एक मार्शल किंग के सामने क्यों झुक रहे हैं? हम तो बस बूढ़े शेर हैं, हमसे भला आपको क्या खतरा? लियू हान का चेहरा देखने लायक था। वो समझ चुका था कि उसने आज अपनी कब्र खुद खोद ली है। लियू हान के मैनेजर ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा कि भले ही कंपनी सील हो गई है पर लियू खानदान के पास इतना गुप्त खजाना पड़ा है कि वह 10 पीढ़ियों तक ऐश कर सकता है। यह सुनते ही उस गिरे हुए इंसान की आंखों में फिर से वही पुराना घमंड आ गया। वह दहाड़ते हुए बोला, मेरे पास अभी भी बहुत पैसा है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं है। झांग दादा, याद रखना, मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। वह अपने गुंडों के साथ बाहर निकलने ही वाला था कि तभी मैंने रास्ता रोक दिया। मैंने साफ कह दिया कि अब यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। लियू हान फिर से वही घिसा पिटा कानूनी दांव चलने लगा कि बड़े योद्धा हम जैसे कम लेवल वालों पर हाथ नहीं उठा सकते। पर तभी पीछे से एक ऐसी कड़क आवाज आई जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। कौन से कानून की बात कर रहे हो तुम? वह और कोई नहीं, झांग हानशुआंग थी। वह अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच चुकी थी। उसे वहां देखकर उन गुंडों के लीडर ली गुआन के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। असल में ली गुआन और उसके साथी कोई मामूली गुंडे नहीं बल्कि भगोड़े सैनिक थे। ये वो गद्दार थे जिन्हें जंग के मैदान में मॉन्स्टर्स से लड़ना था, पर ये अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग आए थे और लियू हान के पालतू कुत्ते बन गए थे। ली गुआन तो हानशुआंग की ही यूनिट का हिस्सा था। हानशुआंग ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपने जवानों को आदेश दिया कि इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। लियू हान जो अपने पैसों की गर्मी दिखा रहा था, हानशुआंग ने उसका भी इलाज कर दिया। उसने कहा, सुना है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छी बात है। मार्शल अलायंस के हथियारों के गोदाम में फंड्स की काफी कमी चल रही थी। तुम्हारा सारा पैसा अब देश की रक्षा में काम आएगा। लियू हान पागलों की तरह चीखने लगा कि वह मुझे चैन से जीने नहीं देगा, पर अब उसके पास न ताकत बची थी और न दौलत। जनरल झांग और उनके दोस्तों ने मुस्कुराते हुए मुझे शुक्रिया कहा। आज उन्हें न सिर्फ बचपन का वो पुराना स्वाद मिल गया था बल्कि शहर का एक बड़ा नासूर भी साफ हो गया था। जनरल झांग और उनके दोस्त जाते जाते मेरा हौसला बढ़ा गए। उन्होंने साफ
कह दिया कि लिन भाई, अब घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। बस जब भी कोई नई डिश बनाओ तो हमें खबर जरूर कर देना। तभी उनमें से एक बुजुर्ग ने मुझे एक किताब थमाई। उन्होंने गौर किया था कि जिस तरह मैं मांस काटता हूँ उसमें हुनर तो है पर रूह की कमी है। उन्होंने सलाह दी कि अगर मैं अपनी कुकिंग वाली तकनीक को मार्शल आर्ट्स के बुनियादी दांवपेचों के साथ मिला दूं तो मैं अपना खुद का एक नया और अनोखा वार तैयार कर सकता हूं। मैंने बड़े अदब से उनका शुक्रिया अदा किया। जैसे ही वो लोग गए मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा। अरे यार, उन बुजुर्गों की खातिरदारी और इस यूहान के चक्कर में मैं उनसे खाने के पैसे लेना ही भूल गया। इतनी महंगी दावत और 1 रुपया भी हाथ नहीं आया। पर तभी मेरा सिस्टम जोर से चमक उठा। मुझे 10,000 गुड रिव्यू पॉइंट्स मिले थे और इसी के साथ मेरा लेवल बढ़कर अब मार्शल वेनरेबल यानी वू झुन हो चुका था। मेरे शरीर में ऐसी ताकत भर गई थी कि अब अगर वो कातिल ली गुआन मेरे सामने आता तो मैं बिना किसी हथियार के ही उसे धूल चटा देता। धमाका यहीं खत्म नहीं हुआ। मेरे पास अब कुल 20,000 पॉइंट्स जमा हो चुके थे, जिससे जादुई स्पेस का एक नया इलाका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अनलॉक हो गया। मैंने सोचा कि ये घने जंगल मेरी नई मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए सबसे बेहतरीन जगह होंगे। उधर लियू हान अपने पिता के सामने रो रहा था। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया, पर उसके पिता ने उसे दिलासा दिया कि लियू खानदान इतनी आसानी से हार नहीं मानता। उन्होंने कसम खाई कि वो जल्द ही मुझसे बदला लेंगे और इसके लिए वो किसी गुआन खानदान की मदद लेने वाले थे। मैं अपनी नई जादुई दुनिया में पहुंच गया और उस बुजुर्ग की दी हुई किताब पढ़ने लगा। उसमें तलवार चलाने के 13 बुनियादी तरीके बड़े विस्तार से समझाए गए थे, जैसे काटना, चीरना और वार करना। किताब तो बहुत शानदार थी, पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मैं बरसों से हल्का रसोई वाला चाकू चलाने का आदी था और अब ये भारी भरकम जंगी तलवार उठाना मेरे बस की बात नहीं लग रही थी। मेरा हाथ कांप रहा था, पर मुझे पता था कि अगर इस दुनिया में टिकना है तो मुझे कुकिंग के साथ साथ इस खूंखार हथियार पर भी काबू पाना होगा। भारी भरकम जंगी तलवार के साथ मत्थापच्ची करते करते अचानक मेरा दिमाग ठनका। मैं सालों से अपनी रसोई में सब्जियां और मांस काटता आया हूँ। स्लाइस करना, टुकड़े करना, कीमा बनाना या जोर से प्रहार करना, ये सब कहने को तो कुकिंग के तरीके हैं, पर अगर इन्हें सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी खतरनाक वार से कम नहीं। मैंने सोचा कि क्यों ना इन सादे तरीकों को ही अपनी ताकत बना लूं, पर कहना आसान था और करना मुश्किल। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद योद्धा बनना मेरे बस की बात ही नहीं है। तभी झाड़ियों में एक सरसराहट हुई और एक विशालकाय अजगर मुझ पर काल बनकर झपटा। पहले के मुकाबले अब मेरी फुर्ती और ताकत कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने पलक झपकते ही खुद को बचाया और सोचा कि आज इस जानवर पर ही अपने किचन वाले वार आजमा कर देखता हूँ। मैंने चॉपिंग और स्लाइसिंग की तकनीक का ऐसा तालमेल बिठाया कि उस अजगर के पास संभलने का मौका ही नहीं था। चंद मिनटों में वो ढेर हो चुका था। सच कहूँ तो उस रात का खाना बड़ा ही लजीज था। जैसे जैसे मैं इस नई रेन फॉरेस्ट के अंदर बढ़ रहा था, मुझे इसकी विशालता का एहसास हो रहा था। तभी एक शरारती बंदर ने मुझे तंग करने की कोशिश की। मैंने उसे वही डपट दिया और साफ कह दिया कि बेटा, भूल मत कि इस जादुई दुनिया का मालिक मैं हूँ। पर तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकती चीज पर रुकी। वो लोहे का अयस्क यानी आयरन ओर था। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। तबाही के बाद इस दुनिया में लोहे और तेल जैसे कुदरती संसाधनों की भारी कमी हो गई थी, क्योंकि खदानों पर मास्टर्स का कब्जा था। अगर मेरे इस जादुई स्पेस में खदाने हैं तो इसका मतलब था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन सकता हूँ। पर खुशी के साथ एक डर भी था। अगर जमीन के ऊपर इतने खतरनाक जानवर हैं तो इन कीमती खदानों की रखवाली पाताल में छिपे न जाने कितने खूंखार मॉन्स्टर्स कर रहे होंगे। खेल अब बहुत बड़ा होने वाला था। अगर मैं अपने इस जादुई स्पेस से लोहा निकालकर बाहर की दुनिया में बेच पाया तो यकीन मानिए मैं रईसों का भी बाप बन जाऊंगा। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी दुकान का दरवाजा खुला। सामने खड़े लोगों को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही लोग थे जिन्होंने मुझसे नाता तोड़ लिया था और मेरे छोटे भाई लिन युन को योद्धा बनाने के लिए शहर छोड़कर चले गए थे। आखिर ये लोग अचानक वापस क्यों आ गए? मेरे पिता ने कदम रखते ही अपना असली रंग दिखा दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? बाप और भाई आए हैं और तुम बुद्ध बनकर खड़े हो। सामान अंदर ले जाओ। उधर लिन युन अपनी वही पुरानी नौटंकी शुरू कर चुका था। बड़े मासूम बनकर बोला, भैया, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। हम तो बस आपसे मिलने चले आए। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे डांट लीजिए। मैंने गौर किया कि मेरी माँ उनके साथ नहीं थी। जब मैंने उनके बारे में पूछा तो पिता ने बात काट दी और जबरदस्ती अंदर घुस गए। उन्होंने साफ कह दिया कि यह दुकान उनके खानदान की जागीर है और मैं उनका कर्जदार हूँ। मैंने शांति बनाए रखने के लिए उन्हें चाय पिलाई, पर मेरे पिता को तो बस झगड़े का बहाना चाहिए था। उन्होंने झिड़कते हुए कहा, सिर्फ मुझे चाय देगा। अपने भाई को भूल गया। जैसे ही मैंने लिन यून को गर्म चाय का कप पकड़ाया, उसने जानबूझकर उसे गिरा दिया और जोर से चिल्लाने लगा, आह, बहुत
जल रहा है। वह अपनी बनावटी सिसकियां भरते हुए बोला, सॉरी भैया, मैं ही निकम्मा हूँ। मार्शल आर्ट्स न सीख पाने की वजह से इतना कमजोर हो गया हूँ कि चाय का कप भी नहीं संभाल सकता। मेरे पिता का खून खौल उठा। उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया और दहाड़ते हुए बोले, अंधा है क्या? चाय तक ढंग से नहीं दे सकता? अपने भाई से अभी के अभी माफी मांग। मुझे उस वक्त पुरानी सारी बातें याद आने लगी। भले ही लिन परिवार ने मुझे गोद लिया था, पर इन दोनों बाप बेटों ने बचपन से ही मुझे जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। उन्होंने मुझे कभी अपना माना ही नहीं था। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर खुद से कहा, माफी, और वो भी इस ड्रामेबाज के लिए। किस हक से? चाय तो मेरे हाथ पर भी गिरी थी और मेरा हाथ भी बुरी तरह जल रहा था, पर मेरे पिता को सिर्फ लिन युन का बनावटी दर्द दिख रहा था। उन्होंने मुझे एहसान फरामोश और आस्तीन का सांप कहा। वो चिल्लाने लगे कि क्या अब मैं उनके खिलाफ बगावत करूंगा। लिन युन बीच बचाव का नाटक करते हुए पिता को शांत करने लगा, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे मैं पहचानता था। वो पिता को हमारा असली मकसद याद दिला रहा था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये लोग एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बनकर आए हैं। मेरे पिता ने कुछ समय पहले शहर के रईस मिस्टर लियू से मुलाकात की थी। मेरी माँ की जान बचाने के बदले मिस्टर लियू ने उन्हें दौलत का लालच दिया था, पर एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि उन्हें मेरी दुकान बंद करवानी होगी। मिस्टर लियू को खबर लग चुकी थी कि मैं अब एक मामूली दुकानदार नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स का एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका हूँ। उधर लिन युन के दिल में मेरे लिए नफरत की आग जल रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मुझ जैसा बेकार इंसान उससे पहले एक योद्धा कैसे बन गया। वो मुझे अपने पैरों की जूती समझता था और अब मुझे कुचलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वापस दुकान में मैंने फिर वही सवाल दोहराया कि आखिर मेरी माँ कहाँ है? वो हमारे साथ क्यों नहीं आए? मेरे पिता ने बेशर्मी से झूठ बोला। उन्होंने कहा कि माँ मुझसे इतनी नाराज है कि वो मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती। लिन युन ने आग में घी डालते हुए कहा, भैया, हम वहाँ जादुई इलाके में मॉन्स्टर्स के हमलों के बीच मौत से लड़ रहे थे और आप यहाँ मजे उड़ा रहे थे। आपने हमला दिया है। मेरे पिता ने मुझे आखिरी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि वो मुझसे बहुत निराश हैं और अगर मैंने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो मैं अपनी माँ को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे एहसास हो गया कि ये लोग मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। माँ की ममता का वास्ता देकर वो मुझसे मेरी मेहनत और मेरी पहचान छीना चाहते थे। माहौल अब और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था क्योंकि अब बात सिर्फ दुकान की नहीं, मेरी माँ की जिंदगी की थी। मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि आखिर वो चाहते क्या हैं। मेरे पिता ने बड़े बेशर्मी से कहा कि यह दुकान लिन परिवार की जायदाद है और अब से मैं जो भी कमाऊंगा वो उन्हें उनके बुढ़ापे के खर्च के लिए देना होगा। लिन युन बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने मुझे याद दिलाया कि लिन परिवार ने मुझे पालकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। मैंने उनके सामने झुकने का नाटक किया और हाँ कह दी, पर उसी वक्त मैंने मार्शल अलायंस के हेड एल्डर शिंग को एक मैसेज भेजा। मुझे अपनी माँ का पता लगाना था और वो मेरे लिए बहुत जरूरी थी। मेरे पिता को लगा कि वो जीत गए हैं। वो दुकान में ऐसी बदतमीजी करने लगे जैसे वही वहाँ के मालिक हों। जो भी ग्राहक अंदर आता वो उसे गालियां देकर भगा देते। वो बबड़ा रहे थे, अगर मेरी पत्नी ने सनाथ पर तरस न खाया होता तो यह सड़कों पर मर चुका होता। आज इसकी हिम्मत देखो कि यह मेरे सगे बेटे से ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है। वो चाहते थे कि मैं यह जादुई खाना बनाना छोड़कर सिंथेटिक मीट की दुकान खोल लूं। जब मैंने उन्हें टोका कि वो मेरे ग्राहकों को भगा रहे हैं तो वो मुझ पर ही चिल्लाने लगे। मैंने उन्हें आखिरी चेतावनी दी कि अपनी औकात में रहें वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पर इन दोनों के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। रात के अंधेरे में वो एक बोतल लेकर फुसफुसा रहे थे। उन्होंने तय किया था कि कल वो दुकान के पानी में कुछ मिला देंगे जिसे पीते ही ग्राहकों की हालत बिगड़ जाएगी और मेरी दुकान हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। उन्हें लग रहा था कि उनका यह प्लान मुझे पूरी तरह खत्म कर देगा। अगले दिन एल्डर शिंग अपने कुछ खास मेहमानों के साथ दुकान पर पहुंचे। मैंने उन्हें चाय परोसी और बड़े सलीके से उनका स्वागत किया। शिंग साहब ने मेरे पिता को वहां अजीब हरकतें करते देखा तो मुझसे पूछा कि यह आदमी कौन है। मैंने बड़े शांत लहजे में जवाब दिया, ये मेरे पालने वाले पिता हैं। दुकान के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदलने वाला था क्योंकि एक तरफ मेरे दुश्मन थे और दूसरी तरफ शहर के सबसे बड़े रक्षक। मेरे पिता ने एल्डर शिंग के सामने झूठ का ऐसा जाल बुना कि कोई भी धोखा खा जाए। उन्होंने बड़े प्यार से जताया कि मैं उनके सगे बेटे जैसा हूँ और उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। शिंग साहब और उनके दोस्त खाने की खुशबू के दीवाने हो रहे थे। उन्हें तो हवा में ही जादुई ऊर्जा महसूस हो रही थी, पर मेरी नजर मेरे भाई लिन युन पर थी। वो बड़ी बेचैनी से ग्राहकों को पानी पीते हुए देख रहा था। जैसे ही उन सबने पानी का घूंट भरा, लिन युन की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसे लग रहा था कि उसका काम हो गया। जैसे ही मैंने मुख्य डिश परोसी, पूरी दुकान महक उठी। शिंग साहब कहने लगे कि ऐसा खाना तो बड़े बड़े योद्धाओं को भी नसीब नहीं होता। पर तभी अचानक
अचानक खेल पलट गया। मेहमानों की तबीयत बिगड़ने लगी और दुकान में अफरा-तफरी मच गई। लिन युन ने तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदला। वो मुझ पर चीखने लगा, भैया मैं जानता था कि आप ग्राहकों की सेवा नहीं करना चाहते, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप खाने में जहर मिला देंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ सिर्फ नफरत थी। उसने फुसफुसाकर मुझसे कहा कि जब हम दोनों ही समाज की नजर में बेकार थे तो मैंने इतनी मेहनत करके आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे की। उसे मेरी कामयाबी बर्दाश्त नहीं थी और वो मुझे मरते हुए देखना चाहता था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, दुकान में हथियारों के साथ कुछ लोग घुस आए। उनका लीडर और कोई नहीं, लियू हान के पिता मिस्टर लियू थे। मिस्टर लियू बड़े घमंड के साथ बोले कि मुझ पर योद्धाओं को जहर देने का संगीन जुर्म साबित हो चुका है और अब मुझे कानून के हवाले किया जाएगा। मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। मेरे पिता और भाई ने लियू खानदान के साथ मिलकर मुझे फंसाने के लिए पानी में जहर मिलाया था। लियू हान का बदला तो बस एक छोटा सा बहाना था। मिस्टर लियू का असली मकसद मेरी बढ़ती हुई ताकत को जड़ से खत्म करना था। मैं अपने ही घर वालों के हाथों बिक चुका था और अब मौत मेरे सामने खड़ी थी। मिस्टर लियू को लगा कि मेरा खेल खत्म हो चुका है, पर तभी मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, सिंह साहब अब नाटक बंद कीजिए और उठ जाइए। अगर आप अभी नहीं उठे तो ये लोग सच में मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। यह सुनते ही लियू खानदान के पैरों तले जमीन खिसक गई। एल्डर सिंह और उनके साथी हंसते हुए खड़े हो गए। सिंह साहब ने अपनी कमर सीधी करते हुए कहा, बेटा लिन, अगली बार किसी और से एक्टिंग करवाना, मेरी बूढ़ी हड्डियां अब ये सब नहीं झेल सकती। मेरा भाई लिन इन पागलों की तरह बबड़ाने लगा, यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से पानी में जहर मिलाया था, फिर इन पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? उसे क्या पता था कि मेरी जादुई कुकिंग और मार्शल आर्ट्स के लेवल ने मेहमानों के शरीर को इतना मजबूत बना दिया था कि उस मामूली जहर का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। सिंह साहब ने असली बम फोड़ा। उन्होंने बताया कि मेरी माँ उस जादुई इलाके स्पिरिचुअल ओरिजिन में लापता हुई थी और मेरे पालने वाले पिता और भाई पहले ही लियू मिंजी से हाथ मिला चुके थे। लियू मिंजी, जो खुद को शहर का बड़ा बिजनेसमैन कहता था, उसकी असलियत सबके सामने आ गई। जब सिंह साहब के साथियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो पता चला कि उसका शरीर लोहे जैसा सख्त है। उस पर हथियारों का कोई असर नहीं हो रहा था। मार्शल अलायंस के पास भी उसकी इस छिपी हुई ताकत की कोई खबर नहीं थी। मामला बिगड़ता देख लियू मिंजी ने एक जहरीला धुआं फैलाया और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर वो और मेरा भाई लिन जुन वहां से रफूचक्कर हो गए। सिंह साहब ने मुझे दिलासा दिया कि फिलहाल के लिए खतरा टल गया है और मुझे आराम करने की जरूरत है, पर मेरे मन में हलचल मची थी। एक तरफ मेरी माँ के गायब होने का गम था और दूसरी तरफ वो गद्दार भाई जो अब भी आजाद था। पर एक बात तो साफ थी, दुनिया का वो पुराना और जादुई स्वाद अब मेरी दुकान के जरिए वापस लौट रहा था और ये तो बस एक शुरुआत थी।